वालेकुम साथियों। तो आपके आगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपके आगे प्रेजेंट करूँ, अपनी कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक पेशेंट थी हमारे पास और वो तकरीबन 48 ईयर ओल्ड 48 साल ख़ातून थी और उनकी जो पास्ट हिस्ट्री थी उसमें वो डायबिटीज़ टाइप 2 मेलाइटस की पेशेंट हैं और जो है हमारे पास प्रेजेंट हुई हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी से और कंकशन हुआ उनको। और जो है उनकी हिस्ट्री ये थी कि उनको स्पीच डिफ़िकल्टी पहले रहती थी। अभी जो हम और उनकी जो हमने एग्ज़ामिन किया तो हमने देखा टंग वेस्टिंग है। टंग उनकी वेस्टिंग यानी कि एक तरफ से टंग ज़रा कम हुई हुई है, एट्रोफाइड है, वेस्टिंग हुई हुई है उसकी। तो बहरहाल वो हमारे पास तो प्रेजेंट हुई अभी कंकशन के साथ ईआर में। तो पेशेंट को जब हमने ना देखा तो हमने नोट किया कि उनका बाकी तो एग्ज़ामिन कर रहे थे, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि टंग जो है वो यानी ज़बान जो थी उनकी एक तरफ से थोड़ी सी मिसाल के तौर पर ना वो एट्रोफी थी और जो कि नज़र आ रही थी। और जो हमने कहा कि आप टंग प्रोट्रूड कीजिए तो उनको फेसिकुलेशन सी ऐसी हमें नज़र आई और थोड़ी सी टंग जो है वो इप्सी लैटरल डेविएशन थी, यानी कि एक ही तरफ जो है वो डेविएट हुई हुई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पेशेंट जो है इनको इप्सी लैटरल यानी उसी तरफ का जिसी तरफ टंग डेविएट हो रही थी उसी का स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो उनका मसल है उसकी भी वीकनेस थी और उनका जो गैग रिफ्लेक्स था वो नॉर्मल था, जबकि उनको माइल्ड इप्सी लैटरल हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरोन्यूरियल हेयरिंग लॉस यानी जिस तरफ ज़बान का वो था उसी तरफ न हेयरिंग लॉस भी थी। जिस तरफ से ज़बान की वेस्टिंग थी, टंग वेस्टिंग थी, वहीं हेयरिंग लॉस भी था और वहीं पर स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की पावर भी वीक थी। जैसे हम उनको बोलते थे जोर लगाएं, नीचे की तरफ जोर लगाएं, तो वो जोर उस तरफ नहीं लगा पाती थी। अच्छा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमने की, उनकी एमआरआई किया और जिसमें हमने देखा कि ये जो पेशेंट हैं इनको T1 वेटेड एमआरआई पर वह ना उनका हमने कंट्रास्ट इमेजिंग की थी। और उसका मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप उन पेशेंट को एमआरआई एडवाइस करते हैं और अगर हमें सस्पिशन होता है कि इसमें कोई लीजन हो सकता है तो हम उनसे खुद रिक्वेस्ट कर देते हैं ना कि आप प्लीज़ जो है हमारा वेट ना कीजिए, पेशेंट का टाइम ना ज़ाया कीजिए और उसको कंट्रास्ट दे के उनका मतलब कि एमआरआई कर लीजिए। और उसमें उन्होंने देखा कि लेफ़्ट साइडेड जुगुलर फोरामेन लीजन था उनका ना ये पीटरस बोन में। और दूसरी बात ये कि वो एरिया में जो कंट्रास्ट था उसने एकदम से ब्राइट सिग्नल देना शुरू कर दिया, हाइपर इंटेंस हो गया, क्या कहते हैं एमआरआई पर उसके इन्हांस मतलब कि वो एरिया इन्हांस होना शुरू हो गया। और ये जो इन्हांसमेंट की जो पैटर्न थी उसे हम यहाँ पे टर्म को यूज़ करते हैं स्पिकल्ड पैटर्न कहते हैं, जो कि आप ये समझें कि फ्लो वॉइड डिसेप्टिंग हाई वेस्कुलरिटी होती है, फ्लो वॉइड डिसेप्टिंग हाई वेस्कुलरिटी कहलाती है। और ये इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन जो है इसमें आप क्लियरली कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं है, या ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ वो ना वो क्या कहते हैं एक्सटर्न के ना कि इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन है या नहीं है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें अब थोड़ा सा और फर्दर हमें देखना पड़ता है। साथ ही साथ इस पेशेंट का हमने सीटी स्कैन भी किया और हमने देखा कि एनलार्ज जुगुलर फोरामेन है, जो कि ये शो कर रहा है कि लीजन है पीटरस बोन के अंदर, यानी जो पीटरस बोन है उनकी उसके अंदर लीजन है और वो एनलार्ज भी है जो है इनका जुगुलर फोरामेन। तो कहने की बात ये है, अब हम उसी अपने तर्ज पे आ जाते हैं कि हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है और उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है।
देखिए ये ट्यूमर जो अराइज हो रहा है ये जुगुलर फोरामेन से अराइज हो रहा है और ये मोस्ट लाइकली हमें ये ग्लोमस जुगुलर या पैरागैंग्लियोमा लग रहा है। अब ये क्या हो गया, ये हमारी प्रोविजनल डायग्नोसिस हो गई, क्योंकि हमारे अपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से जब जुगुलर फोरामेन डायलेशन होती है, इस तरह के पेशेंट के सिम्टम्स और साइन जो कि मैंने आपके आगे प्रेजेंट किए वो होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हमें जो पहला सस्पिशन जाता है वो ये जाता है कि ग्लोमस जुगुलर है, पैरागैंग्लियोमा है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं जो दूसरे कॉमन पॉसिबल लीजन्स हैं यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, आपके सामने बताएंगे, वो होंगे श्वानोमा और मेनिंजियोमा। इसके अलावा कुछ और सराउंडिंग ट्यूमर्स भी होते हैं जो कि इन्वेड कर सकते हैं या अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस जुगुलर क्या कहते हैं जुगुलर फोरामेन में। ये जो हैं आप कॉर्डोमा कह लीजिए, कॉन्ड्रोसार्कोमा कह लीजिए, जॉइंट सेल ट्यूमर कह लीजिए, कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्युलोमा कह लीजिए, एंडो लिम्फेटिक सैक ट्यूमर कह लीजिए, टेम्पोरल बोन कार्सिनोमा कह दीजिए और मेटास्टेसिस ये भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अच्छा, व्हाट अदर स्टडीज़, और कौन कौन सी आपके जहन में ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम इसमें कर सकते हैं? इसके अलावा अभी मैंने आपके आगे प्रोविजनल डायग्नोसिस भी रखा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी रखा और आगे बढ़ रहा हूँ कि अब हम इसको फर्दर कैसे अथेंटिकेट करेंगे, अपनी कंफर्मेशन करेंगे, अपनी बात को पक्का मनवा लेंगे कि हाँ यही मसला है। देखिए दूसरी जो स्टडीज़ हैं उसमें एंजियोग्राम्स आ जाते हैं। एक सीटी स्कैन आप दिमाग का करेंगे, हेड का, सीटी स्कैन चेस्ट का करेंगे, सीने का, सीटी स्कैन एब्डोमेन का, पेट का, और पेल्विस का, नीचे हमारे हौस का। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये जो सीरम और यूरिन कैटेकोलामीन्स लेवल चेक करेंगे, यूरिन विनाइल मैंडेलिक एसिड का लेवल चेक करेंगे जिसे हम VMA कहते हैं, विनाइल मैंडेलिक एसिड का लेवल चेक करेंगे। ग्लोमस जुगुलर बिलोंग टू द neuroendocrine tumor family that include other paraganglioma include pheochromocytoma। ये जुमला मैंने जानबूझ के बोला, अब इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो ये ग्लोमस जुगुलर है ये आमतौर पे न्यूरोएंडोक्राइन के ट्यूमर की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये उन पैरागैंग्लियोमा में शामिल होता है जो कि फ्यूक्रोमोसाइटोमा यानी एड्रेनल ग्लैंड के साथ भी होते हैं। आगे बढ़कर मैं थोड़ी सी आपके आगे ये बात भी प्रेजेंट करना चाहूँगा कि जो अपना कन्वर्जन ऑफ एपिनेफ्रीन जो है, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन में जो कन्वर्जन होती है हमारी नॉर एपिनेफ्रीन की एपिनेफ्रीन में, उसको चाहिए होता है फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। एक एंजाइम होता है PNMT यानी कि फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है। ये एड्रेनल ग्लैंड में, एड्रेनल मेड्यूला में मौजूद होता है। ये बहुत ज़्यादा हाई सीरम एपिनेफ्रीन लेवल को राइज कर देता है और उसकी वजह से हमें कभी कभी ख़तरा ये होता है कि ये ट्यूमर है फ्यूक्रोमोसाइटोमा। और ग्लोमस जुगुलर जो होता है वो भी केमिकली जब एक्टिव होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ करता है। और ये जो पेशेंट होते हैं ये अंडरगो जाते हैं बोथ अल्फ़ा और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज में और ख़ास तौर पे फिनॉक्सबेंजामीन और प्रोप्रानोलॉल। ये आप ऐसे मरीज़ों को जब एम्बोलाइजेशन या सर्जरी प्लान कर रहे होते हैं इन ट्यूमर की तो आप पहले से देते हैं, क्योंकि ये आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज उस वक्त तक शुरू नहीं करेंगे जब तक अल्फ़ा ब्लॉकेज पार्शली इस्टेब्लिश ना हो जाए।
तो कहने की बात ये है कि ये कुछ मैंने आपके आगे रखा कि ये जो सीरम है यानी ब्लड में एपिनेफ्रिन लेवल जो होता है टेस्ट जो है, या हम जब उसका ऑर्डर देते हैं जबकि हमें वो 5 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा होता है नॉर्मल में, तो हम क्या चीज़ें इधर कर सकते हैं, तो मैंने आपके आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रखा इसका। अच्छा, दूसरा ये बता रहा हूँ कि हमने इसका फिर एंजियोग्राम किया। एंजियोग्राम यानी डिजिटल सब्ट्रैक्शन 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम, और उसमें हमें क्या मिला कि लेफ़्ट साइडेड एक्सटर्नल कैरोटिड एंजियोग्राम ने हमें दिखाया कि वहाँ पे ब्लश है जो कि असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की वजह से है। जो ट्यूमरस ब्लश है, वो जो ब्लश है वो ट्यूमरस ब्लश है। ट्यूमरस ब्लश में से कहते हैं जब अगर एबनॉर्मल टिश्यू जो ट्यूमर है तो उसमें आपको कोई आर्टरी का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपको कंट्रास्ट का अगर कंट्रास्ट उधर ब्लैक दिख रहा है या वाइट दिख रहा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, आपको ज़्यादातर ब्लैक ही दिखता है, तो वो उसको हम देखते हैं ज़्यादातर उसमें, तो वो हमें एकदम से क्या कहते हैं कि वो एक तरह से लगता है पूरा पूरा एक एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, और वो इल डिफाइंड एरिया होता है और वो इस तरह डिफाइन कर रहा होता है कोई टिश्यू है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो लेफ़्ट साइडेड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जब हमने एंजियोग्राम किया इस पेशेंट में, तो हमने नोट किया कि ट्यूमरल ब्लश मिल रहा है और साथ ही साथ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी उसके साथ इन्वॉल्व हुई है। और जो दूसरी आर्टरी रीड जो कि इस ग्लोमस जो जुगलेर ट्यूमर को या ग्लोमस ट्यूमर को इन्वॉल्व कर रही हो, उसमें ऑक्सीपिटल आर्टरी भी शामिल है, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी भी शामिल है, और वेस्टिब्यूलर क्या कहते हैं ये बेसिलर आर्टरी भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम आर्टरी उसको सप्लाई कर रही हैं कुछ हद तक। अच्छा, अब यहाँ पे होता है कि आप किस तरह से इस ट्रीटमेंट को हम आगे ले चल सकते हैं, या हम किस तरह से इस ट्रीटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, ये जो सर्जरी हम इसमें करते हैं, या हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, या हम यूँ समझ लें कि रेडियो सर्जरी जो है वो करते हैं, या जैसे गामा नाइफ या साइबर नाइफ या रेडिएशन थेरेपी अगर ऐसे मरीज़ में करते हैं, तो हम असल में ग्लोमस ट्यूमर को हमारा मकसद ट्रीट करना होता है, और तो वो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, जो 20 साला जो एक तरह से इसमें सर्वाइवल रेट देखा गया है रेडिएशन थेरेपी का, वो 94% है, और यूँ समझें कि रेडियोथेरापी इसको आपको तकरीबन जो है 94% तक सर्वाइवल रेट देती है अगर अच्छे तरीके से, और सर्जरी का भी अगर सही सर्जरी हो जाए तो उसका भी सर्वाइवल रेट 90% तक है। अच्छा, जो हमारा मकसद होता है रेडियो सर्जरी का वो ट्यूमर कंट्रोल है, और हमारा यहाँ पे ये रिपोर्ट करने का मकसद है कि जब हम ये करते हैं तो हमें मॉर्टेलिटी, जब हम अच्छे से रेडियो सर्जरी करते हैं, ट्यूमर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो जो मॉर्टेलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन मॉर्बिडिटी ये है कि कुछ 2.1% यानी 2 to 3% लोगों में ये रिकरेंस रेट भी है इसका, बट लेकिन रिग्रेशन जो होती है ट्यूमर साइज़ की वो भी बहुत ज़्यादा नोट की गई है, ख़ास तौर पे जो कि रेडियोथेरापी से पेशेंट देखे गए हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत रिकरेंस हमने उनमें भी देखी है जो मिसाल के तौर पर सर्जरिकल ऑपरेट करते हैं और थोड़ा सा हिस्सा रह जाए तो उससे भी थोड़ी बहुत रिकरेंस रह जाती है, और उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि उसमें जो है सर्जिकली जब आप करते हैं तो उसमें मॉर्टेलिटी 1.3% है, जबकि उधर जो रेडियो सर्जरी में मॉर्टेलिटी नहीं इतनी बताई गई ना, कि उसकी वजह से नहीं हो रही, और जो रिकरेंस रेट है वो 3 से 4%, 1% ज़्यादा, यानी कि तकरीबन बराबर ही समझो। और दूसरी बात ये कि जो 93%, 93% जो सर्जिकल कंट्रोल है ग्रॉस टोटल रिसेक्शन ट्यूमर के, उसमें हमने ये देखा है कि हमें तकरीबन 90% तक ग्रॉस टोटल में पेशेंट की सर्वाइवलिटी 20 साल तक मिली है, 94, 92
93 इस तरह की। तो यानी कि ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं अगर इसकी सही सर्जरी हो जाए, यानी कि इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। हम पेशेंट को ये बताएंगे भाई इसकी सर्जरी हुई, हम सही तरीके से करेंगे, रेडियो सर्जरी हमारे पास अवेलेबल है, हम कर सकते हैं, तो आपके नताइज मरीज़ के अच्छे होंगे। यानी कि जो सर्जिकल सक्सेस है वो तकरीबन जो है उसकी रेडियोथेरेपी के बराबर है। यानी कि ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है, और जब कंबाइन हो जाए तो वो तो और भी हो सकती है। चलें, अब ये जो पेशेंट जो कि हम सर्जरी के लिए चूज़ करते हैं, तो हम उसमें कुछ प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव एहतियातें करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। वो ये क्योंकि जो ग्लोमस ट्यूमर हैं ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर ट्यूमर होता है, और जैसा कि उसमें 4 वेसल सबट्रैक्शन एंजियोग्राम में ये ब्लश करता हुआ हमने देखा था। तो ये जो प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन हम करते हैं इसमें कर सकते हैं, यानी पहले तो हम कह रहा हूँ कर सकते हैं और करनी चाहिए। उसमें 3 से 5 दिन पहले सर्जरी से करें ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग को आप अवॉइड करें। आप फ़ौरन एम्बोलाइजेशन करके फ़ौरन सर्जरी की तरफ भागेंगे तो फिर वो नताइज नहीं मिलते, लेकिन आप थोड़ा सा एहतियात के साथ करेंगे तो आप बहुत अच्छे नताइज हासिल करने में हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आगे मैं थोड़ा सा इधर बताऊं आपको बात कि ये जो पेशेंट होते हैं, आप ये कह लें कि है ना, इनको आप सर्जरी से पहले अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर दोनों स्टार्ट कर दीजिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, अगर ट्यूमर जो है वो हार्मोनली एक्टिव है। आप ये तो ज़ाहिर बात है, आपने एग्जामिनेशन में अंदाज़ा लगा ही लेना है कि ये ट्यूमर जो है हार्मोनली एक्टिव है नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये हार्मोनली एक्टिव है तो आपने उसका क्या कहते हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स आप स्टार्ट कर दें हार्मोनली एक्टिव में। ये तमाम वो बातें जो मैं ऑपरेशन की, तो इसलिए मैं स्लो आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे समझें और सुनें। अच्छा, इंट्रा ऑपरेटिव जो मॉनिटरिंग है उसमें आपको क्रेनियल नर्व देखनी है, ख़ास तौर पे 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल, आपने 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल, 10th वेगस, 11th एक्सेसरी और 12th हाइपोग्लोसल नर्व देखनी है। और ये रिकमेंडेड करते हैं आपको ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल रिस्पॉन्स चेक करने के लिए भी, और सोमेटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल चेक करने के लिए भी। ये जो रिलेशनशिप है क्रेनियल नर्व का जुगुलर फोरामेन के लिए और यहाँ पर ट्यूमर के लिए, तो ये जो हैं अपना क्या कहते हैं वाइटल हैं कि रिस्क ऑफ डैमेज टू दीज नर्व, यानी कि ये क्या कहते हैं ना किस तरह की इसमें वो होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है क्रेनियल नर्व के जुगुलर फोरामेन से ये और उस ट्यूमर से, ये बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है ख़ास तौर पे इन नर्व के डैमेज होने का आपके सर्जरी के दौरान। तो ये हमें इसलिए इवोक पोटेंशियल्स और सेंसरी इवोक पोटेंशियल, सोमेटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल और ये जो ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल बेइंतहा ज़रूरी रहते हैं। आम तौर पे जो लोअर क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो मीडियली पुश हो जाती हैं, और ट्यूमर जो होता है वो मतलब कि एक तरह से वो लेस रिस्क पे चली जाती हैं। क्रेनियल नर्व के लिए क्रेनियल नर्व को कम नुकसान पहुंचता है अगर मीडियली शिफ्ट हो जाए। और दूसरा ये होता है कि सर्जरी के दौरान क्योंकि वो मीडियली हैं, आप लैटरल जाके आराम से मतलब कि थोड़ा ऑपरेशन आप तरीके से कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हमें थोड़ा सा जो हमने देखा है कम रिस्क होता है वो होता है ग्लोसोफेरेंजियल को और फेशियल को यहाँ पर, बाकी जो दूसरी नर्व हैं उनको वो नुकसान हो सकता है। बहरहाल हमें अप्रोच बनानी पड़ती है इन बीच में नर्व के, यही हमारी एक्टिविटी ध्यान होता है। इसमें थोड़ा वक्त लगा के स्लोली जाएं, आप अपना सर्जरी परफॉर्म करें वापस आएँ, स्लोली जाएं परफॉर्म करें वापस आएँ, ये ध्यान बेनता रखना पड़ता है। अब आपको पता है कि अगर मरीज़ जो है उसे इप्सीलैटरल कैरोटिड बॉडी लीजन है और बायलैटरल जुगुलर फोसा में या फिर बायलैटरल जुगुलर फोसा में रीजन है, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमें इप्सीलैटरल उसी तरफ की कैरोटिड बॉडी ट्यूमर को भी एड्रेस करना है, और सेम सेटिंग में हमने
हमने नेक डायसेक्शन करते हुए ये परफॉर्म करना है और ट्यूमर रिसेक्शन करनी है और ना क्या कहते हैं ना ट्यूमरल टेम्पोरल बोन से। अगर वो टेम्पोरल बोन को इन्वॉल्व कर रहा है ज़्यादा तो हमने उसकी रिसेक्शन रॉन्जराइज करना है। ड्रिल को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, पहले नॉर्मल ड्रिल और फिर न कि ये डायमंड ड्रिल, और इसमें थोड़ा सा इत्मीनान के साथ सब्र के साथ 2 सर्जन मिल के करें, बहुत अच्छे नताइज आते हैं। सब्र का इसमें बहुत होता है, सुकून से सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बायलैटरल ग्लोमस ट्यूमर होते हैं, ये 10% स्पोरेडिक केस में होते हैं और 25 से लेकर 55% जो हैं ये फैमिलियल केस हैं। दूसरा ये जो 25 से 50% का कहा है, बहुत लंबा हिसाब बताया है, लेकिन बहरहाल स्पोरेडिक सिर्फ 10% या उसके करीब होते हैं। अब रिसेक्शन आपको अगर अपोजिट साइड की करनी है तो डेफिनेटली वो आप 2 सेटिंग में भी कर सकते हैं। पहले एक सेटिंग में एक सर्जरी परफॉर्म कर लीजिए, फिर दोबारा सर्जरी करें। कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों एक ही सेटिंग में करते हैं। बहरहाल ये ना सर्जन प्रेफरेंस होती है और जो बेहतर समझेंगे अपने लिए, जिसकी सलाहियत जो वो करे। अच्छा, आप किस तरह से ये समझें कि है ना इस पैथोलॉजिकल फाइंडिंग को समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। देखें, ये जो सब्सटेंटिक्यूलर सेल डेंसिटी है और इंटेंसिटी ऑफ द इम्यूनो ना क्या कहते हैं हिस्टियो ना क्या कहते हैं केमिकल स्टेनिंग जो यहाँ पे दी जाती है, ये ख़ास तौर पर ये सब्सटेंटिक्यूलर सेल्स जो होते हैं ये उस वक्त आपको ट्यूमर में नज़र आते हैं और इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। ये एनाप्लास्टिक लेवल तक या मेटास्टेटाइजिंग लेवल पर ये सेल्स माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, पैरागैंग्लियोमास में। और ये जो हैं बहुत इनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कम होता है, फाइब्रस टिश्यू बहुत कम होता है। और ये जो होते हैं ना मतलब ये कि ना अग्रेसिव ट्यूमर होता है, नरम ट्यूमर होता है, ये एक फ़ायदा भी होता है, लेकिन वेस्कुलर होता है तो वो ख़तरा भी होता है कि ब्लीडिंग कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस मरीज़ को आपके आगे इस ट्यूमर की थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि ये जेनेटिक एलिमेंट फैमिलियल एलिमेंट ज़्यादा होता है इस ट्यूमर में और स्पोरेडिक सिर्फ 10% होते हैं पैरागैंग्लियोमास में। तो सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये जो ग्लोमस जुगलेट ट्यूमर होते हैं ये न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं और इनकी जो जीन होती है ट्यूमर की वो लोकेट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 में। और ये जो जर्म लाइन म्यूटेशन होती है ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो सब यूनिट्स होते हैं अपना कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम में, ये असल में ट्रांसमिट करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न। और ये जो है वेरिएबल रहता है ना, ये समझ लें कि इनकी जो पेनिट्रेंस होती है वो फादर से ज़्यादा होती है, मदर से बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। यानी अगर मेल को होगा तो फिर आगे बढ़ेगा, फीमेल से कम चांसेस हैं, यानी फादर से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं थोड़ा बता दूँ कि एम्ब्रियोलॉजिकली ग्लोमस जुगलेट ट्यूमर जो होता है वो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन से होता है। इसकी जीन जो होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 में होती है। और ये जो जर्म लाइन म्यूटेशन होती है ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज सब यूनिट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम के, वो ट्रांसमिट करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस जो कि फादर की वजह से ज़्यादा होती है, वैसे वेरिएबल होता है। और जो रिस्पॉन्सिबल जीन होती है वो मदर को भी इफ़ेक्ट करती है और इनएक्टिवेट करती है, लेकिन ये एक्टिव हो जाती है बाद में और जनरेशन ऑफ वन ऑफ हर सन गेट द जीन इन द सीक्वेंस। अगर उसका बेटा हुआ तो फिर माँ से बेटे को मिल जाती है वो जीन, यानी माँ से बेटे को जीन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कहने की बात ये कि आपको इधर थोड़ा सा ये पैथोफिजियोलॉजी जेनेटिकली पैथोफिजियोलॉजी मैंने एक्सप्लेन करने की छोटी सी कोशिश की है। इधर आपके सामने ये जो क्लासिफिकेशन होती है ग्लोमस टिम्पैनी कम ट्यूमर की, इसको आप दो तरीके से आप समझ लें ये सिस्टम को समझ सकते हैं। एक सिस्टम ये है कि जो
ये है जिसे हम फ़िश क्लासिफिकेशन कहते हैं, और दूसरी कहलाती है ग्लासकुक जैक्सन क्लासिफिकेशन। तो मैं आपके आगे दोनों क्लासिफिकेशन प्रेजेंट कर देता हूं ताकि बाद में आप इसको मल्टीपल टाइम सुनकर अच्छे से समझ और याद कर लें। मैं आपके सबसे आगे जो पेश कर रहा हूं वो फ़िश क्लासिफिकेशन है, जिसे हम ए या 1 ए या फिर ए कह लें, अल्फ़ाबेट ए या 1 कह लें। ये लिमिटेड होती है मिडिल ईयर क्लेफ्ट तक। बी यानी कि 2 यानी 2 बी वो लिमिटेड होती है टिम्पैनोमेस्टॉइड विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन इन द इंफ्रालेबरंथ एरिया, यानी कि टिम्पैनोमेस्टॉइड विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन इन इंफ्रालेबरंथ एरिया, ये 2 हो गई। सी यानी 3 में क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफ्रालेबरंथाइन कंपार्टमेंट and extending into the petrous apex along the carotid कैनाल। ये फिर फर्दर जो कैरोटिड कैनाल में ये फिर फर्दर 3 में डिवाइड हो जाती है, C1 C2 C3 में। वो उसके साइज़ और उसके एक्सटेंशन पे होती है। सी को मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो है इंफ्रालेबरंथाइन कंपार्टमेंट से होती हुई एक्सटेंड कर जाती है पीट्रस एपेक्स में अलॉन्ग द कैरोटिड कैनाल, और ये फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाती है C1 C2 और C3 में, यानी कि वो डिपेंड करता है उसे। अब आ जाते हैं डी यानी कि चौथा यानी 4, यानी कि इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर जो होती है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है, और ये D1 कहलाता है। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तो वो D2 कहलाएगी, यानी इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन जब हो जाएगी ट्यूमर की तो। और मैंने आपको ये लेक्चर के दौरान बताया भी था कि ये जो हम टेस्ट करते हैं वो ना CT स्कैन का, उसमें अगर वो दिख भी जाता है तो और वो इन्हांस भी कर जाता है तो भी हम उसको सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन बहरहाल उसके लिए फिर 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम होता है, वो किसी हद तक बता देता है। अब जो मैं आपके आगे दूसरी क्लासिफिकेशन रखना चाह रहा हूँ इस ग्लोमस टिम्पैनिकम ट्यूमर्स की, या जो हैं जो ग्लोमस जो हमारा मरीज़ को तो ग्लोमस जुगलेर है, क्योंकि जुगलेर फोरामेन के पास है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आप यूँ कर लेते हैं कि स्मॉल, पहला कहलाता है स्मॉल, यानी कि इन्वॉल्व जगलर बल्ब, मिडिल ईयर और मेस्टॉइड एक्सटेंड टू इंटरनल ऑडिटरी कैनाल विद पॉसिबल इंट्राकैनिकुलर एक्सटेंशन। पहला जो कि स्मॉल है वो इन्वॉल्व कर रहा है जगलर बल्ब को, मिडिल ईयर को, और मेस्टॉइड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल विद पॉसिबल कैनाक्यूलर एक्सटेंशन। ये एक स्मॉल है। दूसरा जो है वो मीडियम एक्सटेंड टू द पीट्रस एपेक्स एंड पॉसिबल इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन। और तीसरा जो कि लार्ज है या एक्सटेंडेड है वो कहलाता है कि बियॉन्ड पीट्रस एपेक्स टू क्लाइवस एंड इंफ्राटेम्पोरल फोसा पॉसिबल टू इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन। तो ये मुझे फ़िश क्लासिफिकेशन ज़रा ज़्यादा पसंद है, जबकि ग्लासगो जैक्सन क्लासिफिकेशन भी बुरी नहीं है। ये हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल आपको पता है कि 2 क्लासिफिकेशन दुनिया में रिकग्नाइज़ की जाती हैं, और हम किसी भी इम्तिहान में इनको बताएं अच्छे से तो ये बेहतर रहेगा। अच्छा, अब इसने कहा कि डिस्क्राइब द अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो सिंड्रोम होता है जुगलर फोरामेन का, उसमें कौन कौन से सिंड्रोम इन्वॉल्व होते हैं। ये सवाल बड़ा ट्रिकी सा होता है, याद तो नहीं रहता, लेकिन सुनने से वाकफियत ज़रूर हो जाती है, इसलिए मैं आपके आगे प्रेजेंट कर देता हूँ। वो ये कि जो वर्नेंट सिंड्रोम होता है, वर्नेंट सिंड्रोम, इसमें आपका क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल लीजन है। दूसरी होती है कॉलेट-सीकार्ट सिंड्रोम। ये कॉलेट-सीकार्ट सिंड्रोम जो है ये भी 9, 10, 11 और 12 क्रेनियल नर्व होती है, और ये आम तौर पे एक्स्ट्राक्रेनियल लीजन बनाती है। तीसरा जो होता है वो वेलरेट सिंड्रोम इफेक्टेड, ये ख़ास तौर पे ये 9, 10, 11, 12 और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ख़ास तौर पर पोस्टीरियर रेट्रोफेरेंजियल लीजन इधर होता है। तीसरा है जैक्सन सिंड्रोम, जो कि 10th, 11th और 12th क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करता है, और ये वेस्कुलर इन्फेक्शन भी कर सकता है यहाँ पर, और मेड्यूलरी टेगमेंटम तक इन्वॉल्व हो जाता है। एक है टीपिया सिंड्रोम, जो ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ 10 और 12 को इन्वॉल्व करता है, 9 कम ही इन्वॉल्व होती है, और ये हाई सर्वाइकल लीजन में काउंट होता है।
ये जो सारी मैंने आपके आगे सिंड्रोम्स रखे, ये मुश्किल है याद करना, लेकिन आप इससे गो थ्रू हो गए, एक दफ़ा आपको पता चल गया कि ये भी होते हैं इस तरह से, तो आप इस पर बात कर सकते हैं। खैर, ये जो मैं आपके आगे प्रेजेंट किया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने ओपिनियन से आगाह करते रहिए। थैंक यू सो मच।